नमस्कार, मैं हूं सुजाता कुकरेती और आज सवाल इंडिया का ये कि यूपी में 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव को रथ यात्रा निकालने की जरूरत क्या पड़ी है। जिस समाजवादी पार्टी ने कभी रथ यात्रा का विरोध किया था, वो अब चुनाव से पहले रथ यात्रा निकाल रही है। कहा जा रहा है कि किसी बड़े धार्मिक स्थल से इस यात्रा की शुरुआत होगी। एक योगी को रोकने के लिए क्या अखिलेश रथ यात्रा को सबसे बड़ा हथियार मान रहे हैं? ऐसा क्या हो गया कि अचानक अखिलेश यादव हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं, हिंदुत्व की राह में रथ उतार रहे हैं? ये अखिलेश के लिए अस्तित्व को बचाने का सवाल हो गया है। अखिलेश यादव को लगता है कि जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या के दम पर दमदार वापसी की थी, उसी तरह इस चुनाव में अयोध्या ही उनकी नैया को पार लगा सकता है। अगर उनका यह दांव हिट होता है तो बीजेपी के लिए हिट विकेट हो जाएगा। उधर कांग्रेस, जिसने राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया था, वो भी कह रही है कि इस बार संसद में अयोध्या का मुद्दा उठाएगी। यानी कांग्रेस को भी लग रहा है कि मेरा राम जी ही करेंगे बेड़ा पार। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही के लिए अब आस्था का बड़ा केंद्र हो गए हैं। लेकिन जब इनके गठबंधन की बात आती है तो दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। कांग्रेस कहती है अखिलेश ने मुसलमानों को हाशिए पर कर दिया, वो मुसलमानों के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेते हैं। कांग्रेस कह रही यूपी में कांग्रेस कर्त में। अब ये सोचिए, इसीलिए वो अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। लेकिन जब बात राम की आती है, अयोध्या की आती है, तो दोनों को लगता है कि भगवान राम ही उनकी चुनावी रथ यात्रा के खैवनहार हैं। उधर ओवैसी पहले ही कह चुके हैं कि अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना चुके हैं। अब क्या वो अखिलेश यादव, जिन्हें लग रहा है कि अयोध्या में उन्हें 24 में जीत मिली, वो एक बार फिर रथ यात्रा के जरिए 27 में बड़ी जीत हासिल करना चाहते हैं? रथ यात्रा ने ही बीजेपी को देश की राजनीति में एक अलग पहचान दी। इस रथ यात्रा को रोकने के लिए उस समय दो नेताओं में होड़ मची थी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव। बाजी लालू यादव ने मार ली। अहमदाबाद से निकली ये यात्रा बिहार के समस्तीपुर में रोक दी गई थी। इस रथ यात्रा को यूपी के देवरिया में मुलायम सिंह यादव ने पूरी तैयारी कर ली थी रोकने की, लेकिन बाजी मारी थी लालू यादव। जो लोग रथ यात्रा के विरोधी रहे, आज उन्हें पार्टी के नेता रथ यात्रा निकालकर अपना चुनावी बिगुल बजाने की तैयारी कर रहे हैं। आज इसी पर हम बात करने वाले अपने मेहमानों का परिचय कराऊंगी। कौन सी राह निकल गए अखिलेश? क्या कांग्रेस साथ होगी और क्या इस रथ यात्रा के जरिए योगी को यूपी की सत्ता से हटा सकते हैं? पहले जल्दी से एक रिपोर्ट देखिए। उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी। कुछ लोगों ने हिंदू परंपरा और सनातन को अपमानित करना, सनातन परंपरा को कोसना ही अपना जीवन का एकमात्र ध्येय बनाया है। उन्हें अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर अच्छा नहीं लगता। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है। मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा नाम संविधान। आस्था, मर्यादा और श्रद्धा से खिलवाड़ की है और अब संविधान और लोकतंत्र से भी सरकार खिलवाड़ करने की तैयारी कर रही है। ये लोग भगवान रामचंद्र जी को भगवान मानते ही नहीं, असली चोर हैं, उनको बचाया जा रहा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी वो जल्द ही रथ यात्रा पे निकलेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा को रथ यात्रा से जोड़ने की योजना है, जिससे कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक आदरणीय अखिलेश यादव जी का संदेश जाए। जो हम मुद्दे उठाएंगे, चंदा चोरी, आस्था धोखा, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर जो खुलासे हुए हैं, रोज नई नई बातें निकल कर आ रही हैं। बीजेपी आरएसएस द्वारा जो किया गया, जो चंदा चोरी, आस्था धोखा का कांड रचा गया है अयोध्या में, वो मुद्दा जरूर हम उठाएंगे और भी विपक्ष की पार्टियां उठाएंगी।
बहुत बड़े नेता हैं, आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, आपकी खामोशी मुसलमान की समझ में नहीं आ रही। मंदिर की चंदा चोरी के ऊपर आप मुखरता के साथ बोलते हो, लेकिन मुसलमान की सीना जोरी के ऊपर आप खामोश हो जाते हो, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आज सवाल इंडिया का यह है कि 2027 का चुनाव क्या सनातन रण बन गया है? सनातनी प्लान से किसका कल्याण होगा? क्या अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाना चाहते हैं? अखिलेश के सॉफ्ट हिंदुत्व पर भारी पड़ेगा योगी का हार्ड हिंदुत्व। रथ यात्रा पड़ी भारी तो क्या है इसकी काट? आज इस सब की बात होगी। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा जुड़ रहे हैं, आरएलडी के महासचिव वरिष्ठ नेता मलूक नागर जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर विजय राठी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और शादाब चौहान एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले अगर प्रदीप राठी जी जुड़े हैं तो बता दीजिए मुझे, क्योंकि ये जिस तरह से खबर आई है, मैं पहले आलोक जी आप ही के साथ शुरुआत कर लेती हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं। आप लोग गठबंधन चाह रहे हैं यूपी में गठबंधन तो होगा, लेकिन एक तरफ इमरान मसूद कह रहे हैं तो मुसलमानों की बात ही नहीं करते, और अब खबर ये आ रही है कि अखिलेश जी रथ यात्रा निकालने वाले हैं, किसी बड़े धार्मिक स्थल से रथ यात्रा निकालने वाले हैं। तो ये दोनों आपस में कैसे फिट बैठेंगे? आलोक जी जरा बताइए हमारे दर्शकों को। ये दोनों हमारे संविधान में फिट बैठते हैं जी। मुसलमानों की भी रक्षा होनी चाहिए और हिंदुओं की बात भी होनी चाहिए, इस संविधान में दोनों फिट बैठते हैं। आपके पहले सवाल का उत्तर तो ये, अब अगला सवाल पूछें आप। नहीं, संविधान में तो दोनों फिट बैठते हैं और फिट होने भी चाहिए, लेकिन पार्टियों की जो डायरी होती है ना सर, उसमें नहीं फिट बैठते हैं, क्योंकि इमरान मसूद सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। सर वो तो सारी जनता देखती है, खुली है, सबकी राजनीति तो जनता देखती है ना आलोक जी। तो मैं आपसे इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इमरान मसूद सीधे कहते हैं मुसलमानों की बात नहीं करते अखिलेश जी। अब वो तो यही कह रहे हैं, अब अगर मुसलमानों की बात नहीं कर रहे तो किसकी कर रहे हैं? वो भी तो संविधान लेकर बैठे होंगे ना, तो उनको मुसलमानों की, इमरान मसूद जी सही नहीं कह रहे। मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी बात होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही, पर इमरान जी को तो सिर्फ इस बात का दुख है कि मुसलमानों की बात नहीं हो रही है। इमरान मसूद जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा। अगर किसी भी वर्ग के ऊपर कहीं पर कोई उत्पीड़न होता है तो उसकी बात होनी चाहिए। आपका सवाल क्या है? सवाल यही है सर, अगर मुसलमानों की बात होनी चाहिए तो एक धर्म की बात वो नहीं कर रहे हैं, ये आपके नेता आरोप लगा रहे हैं। और अखिलेश जी खुलकर क्या मुसलमानों की बात करेंगे या वो हिंदुत्व के रास्ते जाएंगे, जो कि अभी रथ यात्रा के जरिए नजर आ रहा है? आप भी उस रथ पर सवार होंगे क्या? मुझे लगता है कि हिंदुत्व का रथ चलेगा या यात्रा निकलेगी तो समाजवादी पार्टी पहले बेहतर बता सकती है, लेकिन जो आपने कहा कि सॉफ्ट हिंदुत्व चलेगा या योगी जी का हार्ड हिंदुत्व चलेगा, मैं कहूंगा कि सॉफ्ट भी चलेगा, हार्ड भी चलेगा, लेकिन नकली नहीं चलेगा। जो योगी जी का रहा और मोदी जी का रहा और बीजेपी का रहा नकली हिंदुत्व, अब वो नहीं चलेगा। कि राम मंदिर बसा नहीं और उसमें डकैती पहले कर दी, अब ये नहीं चलेगा। जिस तरह से प्रभु राम के नाम पर 200 कैमरे लेकर मोदी जी अयोध्या जाते थे और डकैती पर एक शब्द नहीं बोलते, नकली हिंदुत्व अब नहीं चलेगा। जिस तरह से एसआईटी के नाम पर सनातनियों के साथ धोखा हुआ, जिस तरह से कुंभ में धोखा हुआ, सैकड़ों लाशें गंगा जी में बह गई, मोदी जी का एक ट्वीट नहीं आया। जिस तरह से पॉक्सो लगा दिया गया शंकराचार्य के ऊपर, मोदी जी का ट्वीट नहीं आया। शंकराचार्य के बटुकों को थाने में डाल डाल के पीटा गया, अब ये नकली हिंदुत्व नहीं चलेगा। अब 14 साल की गौ माता को काटने की परमिशन अगर आप देंगे तो अब ये नकली हिंदुत्व नहीं चलेगा। सॉफ्ट भी चलेगा, हार्ड भी चलेगा, और सॉफ्ट और हार्ड जैसी कोई चीज मेरे विचार में कोई नहीं होती है हिंदुत्व में। हिंदुत्व हिंदुत्व है और मैं समझता हूँ वे ऑफ लाइफ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर नकली हिंदुत्व और रथ यात्रा निकालकर देश को हिंदू मुसलमान में आप बांटेंगे, अब ये नहीं चलेगा। तो वो रथ यात्रा निकाल रहे हैं तो आप कह रहे हैं वो हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं अखिलेश जी? मैंने तो ऐसा नहीं कहा, आप मेरे मुंह में कह रहे हैं कि अब रथ यात्रा निकाल कर हिंदू मुसलमान में नहीं बांटा जाएगा, तो रथ यात्रा तो अब अखिलेश जी निकाल रहे हैं। ये मैंने कब कहा? नहीं, आपने कहा कि अब रथ यात्रा निकालकर हिंदू मुसलमान में बांटना नहीं चलेगा। सुनिए ना, आपने सवाल पूछ लिया ना, सुनिए आप जरा। हाँ,
रथ यात्रा निकाली थी आडवाणी जी। अब एक और निकलने वाली है ना आलोक जी, उसकी बात कर रही हूँ। भाई आप लोग सुनते नहीं, सुनिए जरा। रथ यात्रा जब निकली थी तो उसका मकसद सीधा सीधा हिंदू मुसलमान किया गया था देश के अंदर। ऋतंभरा के और तमाम साधुओं के जो बीजेपी के साथ एसोसिएटेड थे, विश्व हिंदू परिषद के लीडर्स, उसमें तोगड़िया जी हों, चाहे वो विनय कटियार हों, तमाम लोग थे, और आडवाणी जी स्वयं। उनके भाषण जो थे वो किसी हिंदू के लिए नहीं थे, वो केवल राजनीतिक सत्ता कैसे हथियाई जाए उस काम के लिए थे। कमंडल मंडल की जगह लेकर आए थे। इस तरह की बात मुझे अभी कोई नहीं नजर आती। दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री सारे शंकराचार्य बाहर फेंक दिए। शिलान्यास भी मैं करूंगा, ध्वजा भी मैं चढ़ाऊंगा, उद्घाटन भी मैं करूंगा, लेकिन इतनी बड़ी डकैती पर एक शब्द नहीं बोल पाए। अभी अखिलेश जी की रथ यात्रा पर बोलिए ना आलोक जी। मैंने आपसे ये पूछा, आपने कहा कि अब कोई रथ यात्रा निकालकर हिंदू मुसलमान नहीं कर सकता, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो रथ यात्रा निकल रही है, फिर इस पर आप भी सवार होंगे? आप तो गठबंधन चाह रहे हैं, तो समझता हूं अगर हिंदू मुसलमान उस रथ यात्रा से होगा तो हम सवार नहीं होंगे, और अगर वो सद्भावना के लिए होगी तो जरूर सवार होंगे। सद्भावना के लिए होगी तो सवार होंगे। आपने सुना मलूक जी क्या कह रहे हैं? आलोक जी वो कह रहे सद्भावना वाली रथ यात्रा होगी तो हम सवार होंगे। हिंदू मुसलमान करने के लिए होगी नहीं, तो आप ये कह रहे हैं ना हो भी सकती है, अगर होगी तो नहीं सवार होंगे। हो भी सकती है, मैंने नहीं कहा। सुनो, अरे नहीं, आपने ये कहा, भाई सुन लीजिए ना मैं क्या बता रही हूँ। आपने कहा अगर, सुन लीजिए मेरी बात आलोक जी, आपने कहा कि अगर वो हिंदू मुसलमान करने के लिए होगी तो हम सवार नहीं होंगे, अगर वो सद्भावना की होगी तो हम सवार होंगे। ये तो आप ही के शब्द है ना, मैंने तो नहीं कहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैं वही पूछ रही हूँ। मलूक जी से अब सवाल पूछ लूं मैं। मलूक जी, अगर हिंदू मुसलमान, आपको क्यों लग रहा है अखिलेश जी की यात्रा निकाल रहा हूं इसमें? जी जी देखिए, कांग्रेस कंफ्यूजन की स्थिति में थी और कंफ्यूजन की स्थिति में है। इनका हमारे साथ जब पार्लियामेंट में इनका नेता सदन बोलता था, राष्ट्र की पत्नी बताता था महामहिम राष्ट्रपति को, तो कंफ्यूजन। 3 साल अध्यक्ष नहीं बना तो कंफ्यूजन। 3 साल के बाद अध्यक्ष जी बने, सनातन धर्म के जिस दिन बने उसी दिन खिलाफ बोले तो कंफ्यूजन। स्टैलिन के साथ सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं तो कंफ्यूजन। चुनाव के समय हिंदुत्व की बात करते थे या जो पवित्र अंदर के बजाय बाहर पहनते थे तो कंफ्यूजन। अखिलेश जी के साथ रहेंगे अलग जाएंगे तो कंफ्यूजन। बाई इलेक्शन में अखिलेश जी कितनी सीट देंगे तो कंफ्यूजन। सहारनपुर का सांसद कांग्रेस का, रोज जिस तरह के बयान उनके आ रहे हैं, इनका समझौता होगा या नहीं होगा तो कंफ्यूजन। तो ये समझ नहीं पा रहे इस परिवेश में क्या करना चाहिए। जहां तक मंदिर की बात है, चोरी की बात है, सुचेता जी आपके टेलीविजन पे हमने बिल्कुल दिल खोल के बोला कि जांच में जो भी चोर पकड़ी जाएगी, जो भी चोर का नाम आएगा वो दुष्ट और पापी होंगे। एफआईआर कराई, जेल में डाले, सजा दी, अभी भी चालू है इंक्वायरी। जो आएगा रिकॉर्ड में या रिपोर्ट में उसको भी सजा मिलेगी। अब इन पे मुद्दा कुछ बचा नहीं, मुद्दा विहीन हो गए। अब कुछ का कुछ बोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं तो अब अखिलेश जी के खिलाफ बात चली जाती है, फिर वहां से वापस यू टर्न लिया। तो एक्चुअल में ये क्या निर्णय लेना है, क्या नहीं लेना है, और जो सनातनी की माहौल देश में है उसको कैसे पकड़ें। अब मुसलमानों के बारे में ठेकेदार ये बने, ये सपा बने, ये सादाब भाई ओवैसी साहब के वो बने, या हम भी हिस्सेदार हैं इस देश में। अगर कहीं भी मुसलमानों को जरूरत पड़ेगी तो इस देश के संविधान के अनुसार हम भी खड़े हैं। तो ये लड़ाई इनकी आपस में, कांग्रेस की, सपा की, ओवैसी साहब की, इनकी, ये हमारी मुसलमानों की लड़ाई है इनकी आपस में। तो ये कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। जब तक इनकी एक लाइन नहीं होगी तो इनका जब तक कुछ नहीं डायरेक्शनलेस। और पूरे देश का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन टिकट के दिन तक आपस में ना लड़ता हो। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन कोई नहीं संभाल पा रहे, तो प्रदेश और देश को क्या संभालेंगे। इसलिए इनकी ये हालत होती है क्योंकि कंफ्यूजन है, नहीं संभाल पा रहे हैं, इसलिए ऐसी हालत है। मालूक जी आ रहे हो, एक बार प्रदीप जी और टूहिन जी के पास चले जाओ, उसके बाद अच्छा दे दीजिए थोड़ा सा उत्तर दे दीजिए। देखिए, डायरेक्शन लेस तो पूरा देश ही हो गया सुचेता। जिस देश में आए दिन पेपर लीक होते हों और जिस देश के अंदर डॉलर 100 रुपए के पार जा रहा हो,
पेट्रोल और डीजल, एथेनॉल और तमाम चीजों से त्रस्त हो, किसान की आय का क्या हाल है वो पूरा देश जानना चाहता है, बेरोजगारी चरम पर हो तो देश डायरेक्शनलेस हो गया है। पहली चीज, कंफ्यूजन हमारे मन में नहीं, हमारे मन में पहले से था कि प्रभु राम का मंदिर, सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगा उसको मानेंगे। कंफ्यूजन उनके दिमाग में था जो लोग पहले तो रथ यात्रा निकाल कर कहते थे कि ये आस्था का विषय है, ये संसद और न्यायालय का विषय नहीं। और जब संसद में उनको 303 सांसदों का बहुमत मिला तो जनता ने कहा कि साहब अब आप बिल ले आइए संसद में। बोले नहीं नहीं नहीं, ये न्यायालय का विषय। तो कंफ्यूजन बीजेपी, हमेशा बीजेपी के माइंड में रहा, हमारे माइंड में नहीं रहा। ये आप कंफ्यूजन की बात करते हैं, कंफ्यूजन में कोई भी हो सकता है, समझौता होगा नहीं होगा, कैसे होगा, ये हमारे घर का मामला। लेकिन हम झूठ बोलकर सत्ता में नहीं आते। हम ये नहीं कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम ये नहीं कहते हैं कि 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, हम ये नहीं कहते 3540 रुपए में हम जो है डॉलर और पेट्रोल दे देंगे, हम ये नहीं कहते हैं स्विस बैंक के सारे खातों से काला धन हम ले आएंगे, हम ये नहीं कहते हैं कि किसान की आय डबल हो जाएगी। मैं फिर कहूंगा कि बयान किसी का कोई आ सकता है, सम्मान के साथ दोनों दल मिलकर समझौता करेंगे और केवल सपा और कांग्रेस नहीं, हो सकता है बाकी दल भी उसमें आए, इसलिए इनको हमारी बाकी दल भी आए हैं। अभी तो ये है, देखिए जरा, अभी बहुत समय है और उस समय पे सारी चीजें होंगी। तुहिन जी, प्रदीप जी आ गए हैं, प्रदीप राठी जी भी। मैं प्रदीप जी के पास जाऊं उससे पहले तुहिन जी आपके पास आ रही हूँ। कैसा लग रहा है आपको ये सुनकर के एक रथ यात्रा निकालने वाले अखिलेश जी? अब मैं आपसे इसलिए पूछूंगी कि रथ यात्रा को लेकर देखिए समाजवादी पार्टी का रुख क्या रहा है आपकी वाली रथ यात्रा को लेकर, वो जग जाहिर है, उसको आलोक जी ने थोड़ा सा इलैबोरेट करके भी बताया अभी हमारे दर्शकों के लिए, आपने सुना होगा उन्हें। तो ये बताइए, हाँ बोलिए बोलिए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों को देख के कहावत याद आती है कि अब क्यों पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो रथ यात्रा का जमाना जो था आज से 30 साल पहले था, तब था जब एक मुहिम हमने चलाई थी कि राम मंदिर का निर्माण उसी स्थान पर होना चाहिए। क्या कर रहे थे ये लोग उस समय? समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि भगवान राम ने कब्जा कर लिया है बाबरी मस्जिद पर। राहुल गांधी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी कहते हैं कि हमारे हिंदुओं में एक शब्द है, शक्ति, हमारी लड़ाई उस शक्ति के विरुद्ध है। और जब ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था उससे ठीक पहले शफीर उल बर्क का स्टेटमेंट है, जो समाजवादी पार्टी के एमपी थे, कि जब हमारी सरकार आएगी तो यहां दोबारा हम मस्जिद बनाएंगे। शरिया लॉ की वकालत कर चुके हैं वो। तो ऐसे लोग जब रथ यात्रा पे जाएंगे तो ये तो मुझे लगता है ना, मी टू, कि मैं भी रथ यात्रा निकाल सकता हूं। अभी आलोक जी कितना संघर्ष कर रहे थे जब आपने सीधा सवाल पूछा कि आप किसके लिए काम करते हैं, आप किसके लिए खड़े हैं। देखिए, ये लोग कांग्रेस पार्टी किसी के लिए नहीं है। जब ये कहते हैं कि संविधान के तहत हम सबके लिए हैं, ये उसी प्रकार सबके लिए हैं जिस प्रकार से शाहबानो केस में इन्होंने कोर्ट का वर्डिक्ट भी ओवरटर्न कर दिया था ताकि इनका वोट बैंक समाप्त ना हो। और जब वोट बैंक समाप्त होने के बाद जो इनको डर लगा कि अब तो हिंदू नाराज होंगे, तो आनंद फानंद में 1989 में जल्द से जो है शिलान्यास की अनुमति भी दे दी। लेकिन उसके बाद से, शिलान्यास की अनुमति देने के बाद से राम मंदिर पे जो इन्होंने चुप्पी साधी है, जिस प्रकार का विरोध किया है, सब जानते हैं कि इनकी जो है निष्ठा किस ओर है। तो रथ यात्रा निकाले, अच्छी बात है। देखिए, इनके पास कोई विकल्प भी ज्यादा नहीं है, लेकिन इससे कोई लाभ उनको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इनकी एक ही वोट बैंक है और वो सबको पता है, वो शरिया वोट बैंक है। बार अब प्रदीप जी के पास जा रही हूँ। प्रदीप जी, पहले तो अपने दर्शकों को बताइए, मैं शुरुआत हालांकि डिबेट आपसे करना चाह रही थी, आप थोड़ा लेट से जुड़े। ये रथ यात्रा समाजवादी पार्टी, विजय माफ कीजिएगा विजय जी, ये रथ यात्रा निकाली जा रही है। अब अभी थोड़ी देर पहले आलोक जी ने बड़ा इलैबोरेट करके बताया, अभी रथ यात्रा जो एक समय पे निकली थी उसके तो खिलाफ खड़े होने वालों में से आप एक थे। अब आज समाजवादी पार्टी रथ यात्रा निकाल रही है, कहा जा रहा है एक बड़े धार्मिक स्थल से इसकी शुरुआत होगी। तो इस पर पहले तो मुहर लगाइए, बताइए, उस रथ पे कांग्रेस भी होगी, क्या होगा? देखिए, ऐसा है, इनकी जो रथ यात्रा है, मेरी आवाज आ रही है ना? जी 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 आ रही है। इनकी रथ यात्रा से हमारी रथ यात्रा को मत जोड़िए। पहली बात यह है, जो भारतीय जनता पार्टी की यात्रा आडवाणी जी लेकर के चले थे, वो तब लेकर के चले थे जब इस देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जिस जगह पे वो जा रहे थे वहां पे स्टेटस को था, वहां पे स्टे था। उसके बावजूद वो लेकर के उस स्थान से उस स्थान पर पहुंच रहे थे। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, और कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते तो बाबा साहब को नहीं मानते, और बिल्कुल नहीं मानते।
इन्होंने दिखाई है ये चीज 1990 में, 1992 में, कि कैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन और बाबा साहब को हटा करके अपनी मर्जी से इस देश के संविधान को तार तार करेंगे। और उसी का ये नतीजा था जानबूझ करके 6 दिसंबर 1992 कि इनके कुकृत्य के बाद दंगे हुए देश में, वो 2000 लोग मारे गए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप कोई सी भी साइट चेक करना जिसमें 300 से ज्यादा हिंदू भी थे, जिनकी बलि इन्होंने दी थी जानबूझ करके, डेलिबरेटली। एक तो घटना होती है, एक होती है जानबूझ के करना, और खुद ये सारे पीछे हट गए। मैं देखता हूं उस दिन के जो बयान है, मैं वीडियो जब सुनता हूं तो अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कहा था कि मैं जमीन में धंस जाऊं, मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन है ये। और अपने लोगों को कहां छोड़ दिया? अपने लोगों को छोड़ दिया, दंगों में झोंक दिया जनता को मरने के लिए। क्या कहा था आडवाणी जी ने? आडवाणी जी ने कहा था 6 दिसंबर 1992, मैं नहीं चाहता था, मैं चाहता था मंदिर में, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ये मस्जिद टूटे। अरे आप ही तो इस देश के लोकतंत्र को तहस नहस कर रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का स्टे था, जब ये कसम खाते हैं मुख्यमंत्री की लॉ एंड ऑर्डर कायम करेंगे, और कल्याण सिंह ने तो एफिडेविट दिया था कि मैं कोई क्षति नहीं होने दूंगा, वो तो सबसे कमजोर निकले इस देश में, वो संविधान की कहां से बात, वो कर ही नहीं पाए रक्षा। ये तो ऐसी परिपाटी शुरू कर रहे थे कि हिंदू मुख्यमंत्री है, हिंदू भीड़ है तो मस्जिद तोड़ दो, मुस्लिम मुख्यमंत्री है, मुस्लिम भीड़ है तो मंदिर तोड़ दो। ये परिपाटी शुरू करने वाले थे देश में। वो तो भला हो इस देश की जनता का कि इनको समझ गए। उसके बाद पहले ये रथ यात्रा के बारे में तो बताइए। क्या है हमारी रथ यात्रा? सिंपल ये है कि वो चलेंगे, सब लोगों से मिलेंगे, विकास कार्य बताएंगे, लोगों से जनसंपर्क करेंगे, लोगों के साथ जुड़ेंगे, अपना मैनिफेस्टो रखेंगे, अच्छा। और सब लोगों से मिलेंगे। सिंपल ये है। और धार्मिक स्थलों पर जाएंगे, धार्मिक स्थलों से शुरुआत करेंगे, ये भी है। एक बड़े मंदिर से शुरुआत कर सकते हैं, ये भी है। नहीं, वो तो देखिए क्यों नहीं कर सकते, कहीं से भी शुरू कर सकता आदमी। मान लो हम किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जगह से शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम किसी वो इमरान जी तो पहले ही आप लोगों को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। तो अब अगर आप मंदिर जाएंगे, देखिए मैं आलोक जी से एक बात में सहमत हूँ, मंदिर मस्जिद कहीं भी जाएं, वो संविधान कहता है सब बराबर हैं, लेकिन राजनीति ऐसी होती नहीं ना सर। सबसे दिक्कत की बात यह है। सुचरिता जी, तो ये बताइए ना, वहाँ वो कह रहे हैं आप मुस्लिम विरोधी हैं, आप वहाँ मंदिर चले जाएंगे, तो टारगेट कौन है आपका? मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि इससे नुकसान या नफा नुकसान तो हर राजनीतिक दल देखता है, और सब जानते हैं कि हमें वोट कहां से मिलने हैं। विजय जी, देखिए मैं आपसे बता दूं, ये आपका सोचना गलत है कि हम नफे नुकसान के लिए काम करते हैं। हमने सिंपल एक चीज बनाई है कि रथ यात्रा में करनी है लोगों से मिलना। किसी पर्टिकुलर चीज को टारगेट करने का हमारा ना मनसब है, ना हमारा मोटिवेशन। ये वोट के लिए नहीं है। दूसरी बात, ये जनसंपर्क है और लोकतांत्रिक। तो चुनाव से पहले जनसंपर्क क्यों कर रहे हैं आप? भाई चुनाव से पहले जनसंपर्क क्यों करता है कोई नेता जो सत्ता में आना चाहता है? आप किसे बोल रहे हैं ये बात कि वोट के लिए नहीं है? एक मिनट, ये तो हम लोग घूमने जा रहे हैं। जनसंपर्क क्या हम इसी के माध्यम से करते हैं? अच्छा, 27 का चुनाव सर पर खड़ा है, कुछ महीने बचे नहीं है, और आप कह रहे हैं कि वो जनसंपर्क करने जा रहे हैं, इसका मतलब वोट से कुछ नहीं है। कोई भी बात किसी को हजम होगी ये बात आपकी? अखिलेश यादव जी इस देश के पहले नेता हैं जो रोज हजारों लोगों से मिलते हैं, लेकिन उसके फिर क्यों निकालनी है रथ यात्रा? वो तो मिल ही रहे हैं लोगों से। यार गजब है आपका, मतलब अपने लोगों से जाएं, अपने क्षेत्र में जिला घूमे तो भी क्यों जाएं? सर गजब नहीं है ये सबको दिख रहा है सर। सर इसमें मानने में कोई गड़बड़ थोड़ी है। हर नेता जाएगा, सिर्फ अखिलेश जी थोड़ी जाएंगे, हर नेता जाएगा, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाएगा, क्योंकि चुनाव से पहले सब लोग अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए करते हैं। इसमें मानने में आपको दिक्कत क्या है? आप बोल रहे हैं गजब बात है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इसमें दिक्कत क्या है भाई? क्यों कर रहे होंगे चुनाव से पहले? मैं एक बार शादाब जी के बारे में, तुहिन जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। तुहिन जी बोलिए। एक सवाल है। देखिए, ये जनसंपर्क की बात कर रहे हैं। साइकिल में जनसंपर्क करने वाले लोग जब रथ यात्रा का सहारा लेते हैं तो इनको भी समझ में आ गया रथ यात्रा की ताकत क्या है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, 30 साल लेट है ये लोग, 30 साल लेट, और जनता के पास आज समय नहीं है। जनता वो पार्टियों का साथ नहीं दे सकती है जो 30 साल लेट चल रहे हैं। लेकिन आज भी एक छोटा सा सवाल है, एक बहुत सटीक सवाल है आपसे। 30 साल पहले आप लोगों ने राम मंदिर के विषय पर क्या कहा है ये पूरी दुनिया को पता है। आज
आज सुचारिता जी के शो पर कह दीजिए कि मथुरा के टेंपल पर आपका जो स्टैंड है, सबसे ज्यादा नरसंहार मथुरा का मंदिर क्या है? कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है या ईदगाह मैदान है? आज आप कह दीजिए सुचारिता जी के शो पर, दुनिया को जान लेने दीजिए आपकी सच्चाई। विजय जी बोल रहे हैं तुम्हारे पास मंदिर मस्जिद होता और है ही नहीं कुछ। मैं यही तो कह रहा हूँ। आप एक जगह, अरे अभी सुनो, इतने निर्लज आदमी कि लोग सड़क लूटते थे, आपने मंदिर ही लूट लिया, कमाल कर दिया। फिर भी आप किस मुंह से बोलते हैं? इससे दो चीजें तय होती हैं। देखिए, या तो भगवान से आदमी दो ही तरीके से प्यार करता, या तो सम्मान में करता या डर में करता, तभी गलत काम नहीं करता। आपने आज ये चीज स्थापित कर दी कि भगवान के प्रति आपकी आस्था नहीं है। आप मंदिर के नीचे बैठ के चोरी कर लिए, हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। मोहम्मद गजनवी ने किया था, आप उसी के वंशज है, उसे भी 17 बार आना पड़ा, आपने एक ही बार में कर लिया। अरे वो तो 1000। अरे मोहम्मद, आप हैं उनके शादाब जी के पास जा रही हूँ मैं, एक मिनट। बनने नहीं दे रहे थे। मोहम्मद गजनवी के वंशज कह दिया। शादाब जी, आप सुन रहे हैं डिबेट? अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो लोग हैं, वो ये एक तरह से ये इन्हें अपना गुस्सा दिखा रहे हैं कह के मोहम्मद गजनवी की ये वंशज हैं। अब आप उसका आपका क्या टेक है उस पर, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन आपसे पूछूंगी। आपकी पार्टी तो पहले ही कहती आई है कि अखिलेश जी देखिए कैसे सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं, ये मुसलमान को दरी बिछाने वाला ही बनाकर रखा हुआ है इन्होंने, यूपी में कभी किसी को आने नहीं दिया है। आपको क्या लग रहा है, अगर यहाँ रथ यात्रा निकलती है, एक तो योगी बाबा हैं ही सत्ता में, दूसरी तरफ अखिलेश जी भी रथ यात्रा निकाल रहे हैं? दरअसल अब तक 9 साल से अखिलेश यादव जी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार, चाहे मॉब लिंचिंग हो, मस्जिद मदरसा पे कार्रवाई हो, बुलडोजर का दुरुपयोग हो, फर्जी एनकाउंटर हो, सब पर खामोश थे। लेकिन अभी पिछले 1 महीने से वो एक स्टेप आगे बढ़कर अब हार्ड हिंदुत्व की तरफ चले हैं। अब योगी जी की तरह अखिलेश जी मिनी योगी बनना चाहते हैं, और वो मुसलमानों पे तो बात ही नहीं, राम मंदिर पे 29 ट्वीट किया। कोई अभी तक इन्होंने मुसलमानों के ताल्लुक से कितना ट्वीट किया है? अब प्रॉब्लम यह है कि अखिलेश जी को लगता है कि मुसलमान वोट डालने वाला रोबोट है, वो तो हमें हमारे अलावा जाएगा कहां? हम लोग को ये सियासी अछूत बना चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हिंदुत्व की लड़ाई इनके लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए कहते हैं कि सनातन का मतलब है समाजवाद, सनातन ही समाजवाद है। यानी जो व्यक्ति इनके दल में रहकर के सनातन की आस्था को नहीं मानेगा वो समाजवादी नहीं है। आजम खान, कमाल अख्तर, शाहिद मंसूर इनके लिए समाजवादी नहीं है। ये कहते हैं मर्यादा का पहला नाम श्री राम। अरे भाई, मेरे लिए नहीं है, मैं सम्मान करता हूं श्री राम का, लेकिन आप संविधान को दूसरे नंबर पर बता रहे हैं। जो एक आस्था को सुप्रीम बीजेपी बताती थी, आप भी एक आस्था को सुप्रीम बता रहे हैं। और हमने कहा हम बीजेपी को मिलकर के हराते हैं, आइए सेकुलर वोटों का बंटवारा रोकते हैं। तो समाजवादी पार्टी का अहंकार है कि नहीं नहीं, हम आपको नहीं लेंगे, आपका कोई वजूद नहीं है। और जब चुनाव हार जाएंगे, अपनी हार का टिकला मेरे ऊपर फोड़ेंगे। तो मेरे नाम पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, मेरा वोट चाहते हैं, मेरी हिस्सेदारी नहीं चाहते हैं। आप बनेंगे मुख्यमंत्री, मैं बनूंगा दरी बिछावन मंत्री। अब ये नहीं चलने वाला है। अब 4 बार अगर यादव समाज का बेटा मुख्यमंत्री बना, क्या मैं चुनौती के साथ करूं, एक बार मुसलमान को भी मुख्यमंत्री बनने का अवसर देंगे आप? ये अब अहंकार नहीं चलेगा, अब ताबेदारी नहीं चलेगी, अब बराबरी की बात होगी। बराबरी की बात होगी भाई, ये तो यही बात कर रहे हैं। मैं 2 सेकंड। हाँ विजय जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मलूक जी के पास जाऊं। विजय जी, अब आपको ऐसा लग रहा है MIM भी घेर रही है, कांग्रेस पार्टी भी घेर रही है इस मुद्दे पर, हो क्या रहा है ये? कभी तो MY समीकरण देखिए हाँ। इस देश का इतिहास है कि जिसने भी एक धर्म और जाति को लेके चला, वो ही अपनी जाति को हाशिए पे लेके चला गया। वही अपनी जाति को अगर नुकसान चाहता, वो इनका नारा था अपना झंडा, अपना नेता, अपना डंडा। मतलब इनका कहना यह है कि अगर मैं जाट हूं तो मेरा नेता गुजर हो ही नहीं सकता, मेरा नेता यादव हो ही नहीं सकता। इनका कहना मैं जाट हूं तो मैं जाट के पीछे जाऊं, मैं मुस्लिम हूं तो मैं मुस्लिम के, ये कहते हैं। और इसीलिए उस कम्युनिटी, उस धर्म को हाशिए पे धकेलना चाहते हैं। बाकी जाति से बाकी ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज हाँ ये इनके फ्रीज। लेकिन समाजवादी पार्टी अच्छा, समाजवादी पार्टी इस चीज को कभी नहीं होने देगी। समाजवादी पार्टी सब लोगों को साथ, सब धर्मों को, जातियों को साथ लेके चलती है और सबका प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए ये जो इनका दावा है उसमें खारिज करते हैं। नहीं, वो कह रहे सबको साथ लेकर चलती है, इसीलिए आप ये नहीं कह रहे हैं कि कोई मुस्लिम CM होगा। अभी ये शादाब जी ने कहा, बोलिए ना मुस्लिम CM के लिए कि कोई मुसलमान को आप CM बनाएंगे। मलूक जी बोलना चाह रहे हैं। मलूक जी
ठीक है, मैं मलूक जी का जा रही हूँ। अच्छा 10 सेकंड लीजिए आप, 10 सेकंड आप लीजिए, फिर मैं आलोक जी और मलूक जी के पास जाऊँ। हाँ। विजय भाई, आपकी पार्टी के कार्यालय में जय परशुराम का नारा लग सकता है, आप संविधान को दूसरे नंबर पर बता सकते हैं, आप राम मंदिर के नाम पे उनसे ट्वीट कर सकते हैं और शिवसेना से गठबंधन कर सकते हैं। आप महिलाओं को काम से निकाल कर रेप करेंगे, मत अपनी पार्टी में मुसलमान लायक नहीं है आपके मुख्यमंत्री, मुसलमान लायक नहीं समझते। काशीराम जी ने जो किया वो गलत था, मान्यवर काशीराम जी ने जो दलितों के लिए संघर्ष किया वो गलत था। आप बताइए, मान्यवर काशीराम जी को आप गलत कह रहे हैं? मान्यवर काशीराम जी ने गलत किया, आप मान्यवर काशीराम जी के संघर्ष को नहीं मानते? ठीक है, मान्यवर काशीराम जी के संघर्ष का अपमान कर रहे हैं आप, मान्यवर काशीराम जी के संघर्ष का अपमान कर रहे हैं राकेश साहब, आप मान्यवर ठीक है मलूक जी और आलोक जी कर रहे हैं प्लीज। और आप मलूक जी, मैं देखिए इस वक्त जो है सारे, मुझे नहीं लगता आप कोई भी नेता इस वक्त अगर किसी तरह का कोई जनसंपर्क करेगा, वो योगी जी हो, वो आपके नेता हो, वो राहुल जी हो, यूपी में 27 का चुनाव है, उससे पहले जनसंपर्क का मतलब क्या है? इस बात में क्या इतनी मुश्किल है ये मानना कि इस वक्त चुनाव जीतने के लिए ये सारा काम होगा? सुचेता जी, आपकी बात का जवाब ये है कि आप ये इको हो रहा है, जरा प्लीज ठीक करा दीजिए आप। हम एनडीए के लोगों को बुलाना बंद करो और सो कॉल इंडिया गठबंधन के लोगों को बुलाओ और इन तीनों में बहस कराओ, कांग्रेस में, सपा में और ओवैसी साहब की पार्टी में, सादाब भाई में। इन्होंने बिहार में चुनाव हुआ 6 सीट मांगी थी ओवैसी साहब ने, इन्होंने उनको एक भी नहीं दी, वो अलग लड़े, 6 सीट लेके आ गए। ये ओवैसी साहब को कुछ समझते ही नहीं है। अभी भी लड़ाई वही है, सपा में भी और कांग्रेस में भी, ये आपस में सीटों की लड़ाई हो रही है, ना कोई यात्रा है ना कोई कुछ है कि उसको कितनी सीटें मिले। और मैं आपके चैनल पे 100% चैलेंज के साथ कह रहा हूं तीनों पार्टियों को, इनका आखिरी दिन तक जब तक वोटिंग नहीं होगी फैसला नहीं हो सकता। ये आपस में ही लड़ेंगे, कटेंगे, टूटेंगे, बिखरेंगे और हारेंगे, और फिर हार का ठीकरा हम लोगों के ऊपर फोड़ेंगे। पूरे देश में एक प्रदेश बता दो जहां एनडीए के लोग लड़ते हो, और लड़ेंगे, कटेंगे, फूटेंगे, ये सब आपने बोल दिया। नहीं, आलोक जी बोलेंगे इस पर, मलूक जी और आलोक जी प्लीज। हाँ आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है ओवैसी जी से मलूक जी का काफी प्यार है और उनको आज ही टीवी पे अनाउंस करके जाना चाहिए कि 2 सीटें हम ओवैसी को दे रहे हैं और 5-6 बीजेपी से दे, क्योंकि काफी वजन समझते हैं ये लोग ना ओवैसी जी का। दुर्भाग्य ये है कि हम बी टीम पर ज्यादा जवाब नहीं देना चाहते। हाँ, मलूक भाई फ्री हैं, अगर 2-3 सीटें आज अनाउंस करके जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब उन्होंने कहा लड़ेंगे, कटेंगे और आखिरी टाइम तक ये होता रहेगा। आप मलूक भाई भूल गए शायद 18 जनवरी को 2024 को आपके नेता जो चवन्नी करते थे, वो अखिलेश जी के घर पे लखनऊ मेरे सामने बैठे थे और 7 सीटों पर फैसला हुआ था लोकसभा में। और आपके चवन्नी छाप जो नेता थे, जो चवन्नी की बात करते थे, वो वहां से 2 घंटे बाद मुकर गए थे। मेरा मुंह मत खुलवाइए, मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को। वापस आता हूं, आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा है कि क्या राम मंदिर में जो डकैती डालने वाले लोग हैं, गौ माता को जो पटवाने वाले लोग हैं, क्या उनको वोट देगा के नाम पर आज वोट मिलेगा? मुंह खोलो, एक भी मंदिर जितना मुंह खोल सकते हो मुंह खोलो, जितना बोल सकते हो बोलो। तुमने चौधरी चरण सिंह को धोखा दिया, तुमने किसानों को धोखा दिया, तुमने पिछड़ों को धोखा दिया, तुमने किसानों के देवता, किसानों के मसीहा को धोखा दिया। देखिए, आपने उनके नेता के लिए बात कही है, वो गुस्से में जवाब दे रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मुझे लगता है अगर आपके नेता पर वो बोलेंगे तो आप भी देंगे प्रतिक्रिया। एक सेकंड। हाँ रुकिए। ठीक है मलूक जी, बात कंप्लीट कर लें। वो आपको दगाबाज कर रहे हैं, आप उन्हें दगाबाज करें। 1 मिनट, वो बात कंप्लीट कर लें, पूरी कर लेते हैं। देखिए, दुर्भाग्य ये है कि 2 घंटे पहले तक सपा और कांग्रेस बहुत अच्छी थी और 2 घंटे बाद लखनऊ छोड़ने के बाद वो दगाबाज हो गए थे। जब 700 किसानों की शहादत हुई तो ये हमारे साथ खड़े थे, ये पूरी तरह से लखनऊ कूच करने को तैयार थे भाजपा के खिलाफ, फिर बीच में बोल पड़े भाई। अच्छा मलूक जी, दुर्भाग्य है भाई, पूरा करने दीजिए, फिर वो आपको भी गलत बात है। आप लोगों की नस पकड़ी जाती है तो फिर चिल्लाने लगते हैं।
भाई आप ही के नेता थे जिनके ऊपर पानी की बौछार हुई, आप ही के कार्यकर्ता थे जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ कि नहीं हुआ? लखनऊ जाते समय उनको रोका गया, तब तक तो बीजेपी गलत थी, लेकिन बीजेपी ने भारत रत्न और कुछ और लालच दिए होंगे, तब आपको लगा कि नहीं बहुत बढ़िया है, ये तो ठीक हो गया काम, अब हम बीजेपी की तरफ चल देते हैं। अब मैं वापस आता हूं, देखिए राम मंदिर के मुद्दे पर, केवल राम मंदिर का मुद्दा नहीं, पूरे देश के जहां जहां डबल और ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं वहां वहां डकैती हो रही है। आज मां वैष्णो देवी का नया मुद्दा आया है, आज उसको मलूक नागर जी डिनाई करेंगे। बद्रीनाथ का किस तरह से प्रकरण हुआ है, केदारनाथ का 218 किलो सोना खा गए भाजपाई और संघी। मां अंबा गुजरात में, वहां पर भी डकैती डाल दी, राजस्थान में भी डकैती। आलोक जी, अब क्या चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, ये सबसे बड़ा मुद्दा आपको लग रहा है यूपी में होगा? आपने उन्हें कहा कि ये देखिए ऐन मौके पर पलट गए, इन्होंने साथ छोड़ दिया, ये चले गए एनडीए के साथ, ये बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन सर वो सवाल तो आप पर भी बनेंगे ना, आप लोग तो एकजुटता की तस्वीर दिखाते आए इतने समय से, लोगों को बोलते रहे हम एक गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, लेकिन आप लोगों ने तो अलग अलग चुनाव लड़े ना सर। और आपने बंगाल में भी कांग्रेस ने टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेफ्ट के खिलाफ चुनाव लड़ा। अब आप यहाँ पर गठबंधन नहीं बना पा रहे हैं, मुझे नहीं पता आप नहीं कर पा रहे हैं, अखिलेश जी नहीं चाहते हैं। हाँ, मैं उत्तर देता हूँ जी। जेडीयू बीजेपी के खिलाफ लड़ी, एनडीए में थी। शिवसेना कांग्रेस के बीजेपी के खिलाफ लड़ी, बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दिया, एक बार नहीं दो बार दिया, प्रतिभा पाटिल जी वाला भी और प्रणब मुखर्जी वाला भी। इस तरह की चीजों के 10 एग्जाम्पल मैं भी गिनवा सकता हूँ। बिल्कुल है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मलूक नागर, एक मिनट, मलूक नागर जी के जो नेता हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं शायद आजकल। वैसे प्रधानमंत्री के अलावा तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। पेपर लीक पर कब बोलेंगे मलूक नागर जी? रोज पेपर लीक हो रहे हैं, रोज मंदिरों में डकैती हो रही है। मलूक जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, मेरे पास समय नहीं है। वो देखिए, वो आपने उन्हें बोला है, मुझे समय देना पड़ेगा क्योंकि आपने उनके नेतृत्व पर सवाल उठाया है। बोलिए मलूक जी, बोलिए। देखिए, हम पहले भी कहते आए हैं, जिन्होंने मंदिर में चोरी करी वो दुष्ट और पापी हैं, उनका एफआईआर करी, जेल में डाला, जांच जारी, आगे भी बख्शे नहीं जाएंगे। पर सबके लिए बोलो। और जहां तक पेपर लीक की बात है, जो भी इंक्वायरी चली, जो भी गुनाहगार जेल में डाले पकड़े जाएंगे। और जहां तक बात है सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन की, क्यों हटे? अरे जो सूत्रधार करणधार थे नीतीश जी, आपने उन्हीं को निकाल दिया। आपने चौधरी चरण सिंह, जो किसानों के देवता मसीहा, उनको धोखा दिया, 3 महीने में कुर्सी से हटा दिया, उनको भारत रत्न नहीं दिया। आपके साथ रह के क्या करते? ऐसे ही हो जाते जैसे आप हो रहे हो। अब कम से कम देश के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, पिछड़ों के लिए। देखिए, अभी तो सिर्फ दावे हैं, अभी सिर्फ दावे हैं और 27 का चुनाव बहुत निकट है। मुझे बस ये लग रहा है कि कौन किस राह चल रहा है ये तो जनता भी देख रही है। तो जनता का तो वर्डिक्ट फाइनल होता है, वो कुछ महीनों बाद यूपी के लिए होगा। उससे पहले आप सब लोग अपनी कोशिश कर सकते हैं, जुगत लगा सकते हैं, लेकिन जनता किसके मंसूबों को पाक मान रही है और किन के मंसूबों के चलते उन्हें लग रहा है कि जनता को धोखा दे रही है, ये जनता ही तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।